Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 11, or we are going to discuss price discrimination and theory of rent. First, price discrimination. um, you know the meaning of discrimination, the disparity or inequality या difference in prices. तो ये जो price discrimination है, it is all about the price being charged by the monopolist in different market. जो प्राइस वो डिफरेंट मार्केट में वो चार्ज कर रहा है, उसमें डिफरेंस जो होगा, कहीं कहीं पे प्राइस हाई होएगी, कहीं से वो प्राइस लो लेगा. तो हमने ये देखना है कि उसमें प्राइस वो लो कब ले सकता है और क्यों लेता है. कब ले सकता है यानी प्राइस वो डिस्क्रिमिनेशन कब ये कर सकता है, और डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और कौन जो है आदमी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है या कोई फर्म डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है. देखें, अगर आपके मोहल्ले में लेट के 8-10 दुकानें और एक दुकान वाला जो है वो 50 रुपये की जो 0.5 लीटर पेप्सी है वो अगर देता है, और दूसरा जो है वो 20-30 रुपये की लेट सेल करते हैं, तो आप जो है उस आदमी से कभी भी परचेज़ नहीं करेंगे जो उसको ज़्यादा कीमत पे जो है वो बेच रहा है या जिसकी प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन है दूसरों की निस्बत. तो इसका मतलब है अगर बहुत ज़्यादा लोग बेचने वाले हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो कोई आदमी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो जो बायर्स हैं वो उसके पास नहीं जाएंगे बल्कि उनके पास जाएंगे जिनकी प्राइस कम है. तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए बुनियादी चीज़ ये है कि अगर लेट आपके मोहल्ले में एक ही दुकानदार है और आपको मार्केट बहुत दूर पड़ती है, तो फिर जो है अगर वो 10-20 रुपये आपसे ज़्यादा भी लेता है तो आप सोचते हैं कि इतनी दूर जाने से जो टाइम का जो है कंजम्पशन होएगी या उसकी जो रेंट वगैरह लगेगा, जो आप गाड़ी का फ्यूल वगैरह खर्च करेंगे, उससे बेहतर है कि आप यहाँ से 8-10 रुपये ज़्यादा दे दें. तो वो थोड़ा बहुत जो है वो कर सकता है. अब ये है क्या, चूँकि वो सिंगल है, लेकिन अगर वो ज़्यादा लोग हैं तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेशन करना जो है ये नामुमकिन हो जाएगा, बल्कि उसकी जो सेल है वो कम हो जाएगी चीज़ की. तो व्हाट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड और सर्विसेज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन: फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो ये एक प्रैक्टिस है जिसमें एक ही चीज़ की आप जो है डिफरेंट प्राइसेस वसूल करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट डिग्री है. First degree price discrimination, alternately known perfect price discrimination, occurs when the firm charges a different price for every unit consumed. यानी आप डिफरेंट यूनिट कंज्यूम करेंगे तो डिफरेंट प्राइस आपको पड़ेगी. जैसे आप फ़र्ज़ किया किसी आप रेडी से या फ्रूट वाली दुकान से आप जाते हैं और आप पूछते हैं जनाब बनाना का रेट क्या है, तो वो कहे आपसे कि ये 100 रुपये पर जो है डज़न है. तो आप, और अगर आप जो है 2 दर्जन लेंगे तो मैं आपको 80 रुपये जो हैं उस हिसाब से पर दर्जन जो है वो दूंगा. तो इसका मतलब है उसने 1 दर्जन के 100 रुपये लगाए, आपसे 100 रुपये वसूल कर रहा है. 2 दर्जन आप जब लेते हैं तो आपको फिर 80 रुपये रेट पड़ता है, आपको 20 रुपये बच जाते हैं. ये जो 20 रुपये आपको बचे हैं ये वाले जो हैं ये इसको आप कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है. सबसे पहले देखें प्राइस, पी अगर प्राइस है तो इसका मतलब आप ए पॉइंट के ऊपर है डिमांड लाइन के ऊपर, दिस इज डिमांड लाइन डी, ए बी सी उसके ऊपर 3 पॉइंट हैं. ये क्या बता रहे हैं
ये बता रहे हैं कि ए पॉइंट के ऊपर अगर आप क्यू क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपको प्राइस पी है। अब डिमांड लाइन जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट को इन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट जहाँ पे उसका है या इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे, या वाई इंटरसेप्ट जो है वो बताता है कि जो फर्म को कितनी प्राइस जो है वो बायर जो है या कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है। तो जहाँ पे ये वाला लाइन जो है डिमांड लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही है, वहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलता है, आप ओ यहाँ से लेकर ओरिजिन से इतनी प्राइस आप पे करने के लिए तैयार हैं ओ क्यू क्वांटिटी के लिए, लेकिन आपसे जो प्राइस चार्ज की जा रही है वो है पी। इसका मतलब बाकी जो एरिया ये वाला है जो पिंक किया हुआ उसने, ये वाला एरिया जो है दिस इज सरप्लस, यानी आप इतना पे करने के लिए तैयार थे लेकिन आपने असल में पे जो है पी किया। उसके बाद अगर वो कहता है, वो आपसे कहता है कि जनाब अगर आप Q1 क्वांटिटी कर लें तो मैं आपको P1 प्राइस आपसे चार्ज लूँगा। अब ये वाला जो एरिया है, ये पिंक और ये वाला रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल, ये भी ऐड हो जाएंगी उस कंज्यूमर सरप्लस में। तो कंज्यूमर सरप्लस बनेगा ये वाला एरिया P1 से B तक और ये ऊपर सारा एरिया, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। तो अब कंज्यूमर सरप्लस बड़ा है क्योंकि आपने क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी है और पहले से कम प्राइस पे खरीदी है। उसके बाद अगर जो है वो ऑफ़र करे या ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदे, Q2 सी पॉइंट पे है डिमांड लाइन के और P2 प्राइस पे कर रहा है। अब दो देखें, एक रेक्टेंगल ये वाली है और ये एक रेक्टेंगल और ये एक ट्राइंगल और इसमें ऐड हो गई है, और जो है अब कंज्यूमर सरप्लस जो है ये सारे एरिया जो कि सी पॉइंट सी और P2 से ऊपर है डिमांड लाइन के नीचे, दिस वुड बी द कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब है हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि जो हम क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है, उसका सरप्लस जो है वो बढ़ रहा है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, अब देखें P2 जब वो प्राइस कर रहा है, हालांकि वो तो मैक्सिमम प्राइस जो है यहाँ तक देने के लिए तैयार था लेकिन उसने P2 प्राइस की है। इसका मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअली पेमेंट ऑफ द कंज्यूमर टू द फर्म इज़ कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। यानी एक्चुअली वो कितने दे रहा है, विलिंग कितने था, विलिंग माइनस, मसलन आप विलिंग थे 100 रुपये दर्जन के लिए लेने के लिए लेकिन उसने आपको 80 रुपये दर्जन दिए, तो इसका मतलब है आपके 20 रुपये आपका सरप्लस हुआ। अगर आप 200 रुपये देने के लिए तैयार थे, आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो आपका जो सरप्लस होगा वो 100 रुपये होगा। अब नाउ व्हाट इज सेकंड डिग्री? सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज सच एज क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऑफ बल्क परचेजेस। देखिए इसमें जो फर्स्ट डिग्री है वो आपको यहाँ से मिलेगा, देखें PA और ये वाला जो है Q तक जो है आपको। अब इसमें इस डायग्राम में आप फ़र्क करेंगे कि इसी के अंदर फर्स्ट डिग्री भी है और सेकंड डिग्री भी है। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ तक है कि Q जो है OQ, ये वाली क्वांटिटी आपने खरीद रही है, आप प्राइस इतनी पे करने के लिए तैयार थे और लेकिन आपको प्राइस जो है P पे करना पड़े। इसका मतलब है एक्चुअली आप इतना पे करने के लिए तैयार थे, ये वाला सारा एरिया प्राइस, लेकिन आपने एक्चुअली इतना OP पे किया है, लिहाजा you are willing जो है to pay this price but actually you are paying P, और pink would be the first degree price discrimination और consumer surplus। और उसके बाद देखें अगर सेकंड डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर आप Q से Q1 पे जाते हैं तो आप एक नई प्राइस पे करते हैं, Q2 पे जाते हैं तो एक और कम प्राइस पे करते हैं। तो इसका मतलब यह है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आप हर क्वांटिटी के लिए एक नई प्राइस पे कर रहे हैं और आपके कंज्यूमर सरप्लस में इजाफा हो रहा है या कमी होएगी। अगर आप पीछे आएंगे कम क्वांटिटी लेंगे तो आपको हाई प्राइस पड़ेगी, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है कम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं यानी Q1 Q2 पे जा रहे हैं तो आपका सरप्लस जो है, ये देखें जो ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स हैं ये बता रही हैं कि आपका सरप्लस बढ़ रहा है।
तो इसी एक डायग्राम में फर्स्ट डिग्री भी है और सेकंड डिग्री भी है। फर्स्ट डिग्री सिर्फ पिंक वाला हिस्सा है, बाकी जो है आप सेकंड डिग्री के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब व्हाट इज़ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये है कि when a monopoly is charging different prices to different consumer groups. For example, rail tube travelers can be subdivided into commuter and casual travels, and cinema goers can be subdivided into adult and children. Splitting the market into peak and off peak is very common and occurs with gas, electricity and telephone supply, as well as gym membership and parking charges. थर्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ द कॉमन टाइप। अब ये है जैसे आप देखें कि जो कमर्शियल और जो डोमेस्टिक जो है यूज़र हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे भी डिफरेंट प्राइसेस लिए जा सकते हैं। तो दिस में भी आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसकी नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि जिसके बगैर जो है ये नहीं हो सकता, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब नहीं कर सकते। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है, द फर्म मस्ट बी आइडेंटिफाई डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स सच एज डोमेस्टिक यूज़र एंड इंडस्ट्रियल यूज़र। तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन से जो है जहाँ डोमेस्टिकली काम किया जा रहा है और कहाँ पे कमर्शियल। जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेस्टिक मीटर लगवा के तो उस पर कमर्शियल काम करते हैं। चूँकि वो कमर्शियल पे रेट ज़्यादा होता है तो डोमेस्टिक पे रेट कम होता है, इसलिए हुकूमत जो होती है या जो कंपनी होती है जिसने चीज़ सेल करनी होती है उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हु आर द जो है वर्किंग फॉर कमर्शियल पर्पज़। तो हु इज़ द वर्किंग ऑन फॉर कमर्शियल पर्पज़ और हु इज़ यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक किचनेट और अदर जो नेसेसिटीज़ हैं उनके लिए यूज़ कर रहा है। तो दूसरी यानी पहला तो है आइडेंटिफिकेशन, मार्केट सेगमेंट की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, दिस इज़ फर्स्ट वन। अब डिफरेंट इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। अब डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी बना दिए है कि ऐसी मार्केट हैं जो मार्केट भी हैं जहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, यानी अगर आप वहाँ से प्राइस ज़्यादा लेंगे तो वो मे बी कि वो छोड़ दें, आपकी चीज़ का इस्तेमाल ही छोड़ दें। उसके बाद जो है अगर आप वहाँ पे जहाँ पे लोगों का गुजारा नहीं है आपकी चीज़ के बगैर, वहाँ पे आप प्राइस हाई कर सकते हैं। यानी जहाँ पे इलास्टिसिटी कम है वहाँ से आप ज़्यादा प्राइस ले सकते हैं, और जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है वहाँ आपको चाहिए कि प्राइस कम लें। क्यों? क्योंकि उनके वो पोस्टपोन कर सकते हैं चीज़ की यूजेज जो हैं, इसलिए। तो डिफरेंट दोनों मार्केट, अगर आप दो मार्केट आपके पास हैं कंपनी के पास, तो उसको दोनों मार्केट की प्राइस इलास्टिसिटी का पता होना चाहिए कि क्या इसकी इलास्टिसिटी है। मार्केट्स को मस्ट बी केप्ट सेपरेट, यानी आप ये नहीं कर सकते कि अगर इकट्ठी मार्केट्स हैं, जैसे एक आदमी ने घर में जो है दुकान जो है ओपन की हुई है, तो अगर वो घर का मीटर जो है उसी से जो है फ्रिज कमर्शियल जो है दुकान में भी वही वाली बिजली इस्तेमाल कर सकता है, तो ज़ाहिर है आप उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते, तो ना आप उसका हर वक्त ख्याल रख सकते हैं। तो इसमें यह है कि ये भी हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ हो जो कि एक मार्केट में महंगी मिल रही है, साथ ही दूसरी मार्केट में वो सस्ती मिल रही है। तो हो सकता है कुछ लोग जो है ये कारोबार शुरू कर दें, वो सस्ती मार्केट से आपकी चीज़ खरीदें और ख़ुद ही वो बेचना शुरू कर दें, दरमियान में मिडल मैन का काम शुरू कर दें। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो हैं सेपरेट मार्केट को सेपरेट रखें। देयर मस्ट बी नो सीपेज बिटवीन टू मार्केट्स, विच मीन द कंज्यूमर कैन नॉट परचेज एट लो प्राइस इन द इलास्टिक सब मार्केट एंड देन रीसेल ऑन द कंज्यूमर इन इलास्टिक। यही बात जो मैं कर रहा हूँ कि एक मार्केट जहाँ सस्ती मिलती है वो ख़रीदे और दूसरे में जो है वो बेचते। लास्ट जो है वो आपके पास जो है वो है द फर्म मस्ट हैव सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। तो उसके पास मोनोपोली पावर होएगी तो ये कर सकेगा। अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी फर्म वो चीज़ बेच रही हैं, तो फिर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।
अच्छा, ये वाली डायग्राम जो है दिस इज़ फॉर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखें, दिस इज़ इन इलास्टिक मार्केट, ये इलास्टिक मार्केट है। अब आपको कैसे पता चला ये इन इलास्टिक है? अब इसके डिमांड कर्व को देखेंगे। डिमांड कर्व जो है इसका मार्केट 1 कह लें इसको, और मार्केट 2 का डिमांड कर्व AR या डिमांड कर्व। आप देखें ये थोड़ा सा फ्लैट है, इलास्टिक है, और रिलेटिवली ये जो है ये इन इलास्टिक है। इसकी निस्बत ये दोनों मार्केट को पहले देखेंगे। these are two markets in which monopolist is going to sell its product at different prices। तो अब आप जो हैं देख सकते हैं ये कंबाइंड मार्केट है, ये कंबाइंड मार्केट है, और ये मार्केट 1 मार्केट 2 ये इन इलास्टिक मार्केट है। यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो हैं उनका आपकी चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है। और इलास्टिक मार्केट्स में बात यह है कि वो अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस हाई करते हैं तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी रूल वही है, ये आपके पास देखें लेट यहाँ पे इस तरह से MC जो है वो होगा कंबाइंड मार्केट में। लेट की MC है, दिस इज MC जो कि हॉकी नुमा एक कर्व होता है, ट्रेडिशनल कर्व। दिस इज MC। MCMR को जहाँ कट करेगा वही प्राइस जो है वही MC जो है वो जाएगा आगे इक्विलिब्रियम सारा दोनों मार्केट में। तो देखें दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर MR इज इक्वल टू MC, और यही वाला पॉइंट आप दूसरी मार्केट में शिफ्ट करेंगे। मार्केट 2 में जो है Q1 पे इक्विलिब्रियम हो रहा है और इधर जो है Q पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। अच्छा, अब आपको पता है मोनोपोली में जो है वो प्राइस AR के बराबर होता है। अब आपको क्वांटिटी तो मिल गई। अब जब आप इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे AR की तरफ, क्योंकि AR और प्राइस बराबर होते हैं मोनोपोली में, तो आपको ये प्राइस मिल गई। यहाँ पे जब ऊपर आप गए तो ये भी आपको प्राइस मिल गई। तो अब देखें एक मार्केट जहाँ पे इलास्टिक डिमांड लाइन थी वहाँ पे प्राइस कम है, और जहाँ पे इन इलास्टिक था रिलेटिवली वहाँ पे प्राइस ज़्यादा वो चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ से दो बातें सामने आई हैं। एक बात ये है कि जहाँ पे इलास्टिक डिमांड लाइन है वहाँ पे प्राइस कम है, और जहाँ इन इलास्टिक है वहाँ प्राइस ज़्यादा है, और क्वांटिटी भी कम। इन इलास्टिक मार्केट में क्वांटिटी कम बेच रहे हैं वो, और इलास्टिक मार्केट में वो चीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दो आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, कि एक तो MC जो है ज़ाहिर है वो एक ही मार्केट में बना के आप दो डिफरेंट मार्केट में आप बेच रहे हैं। ये मार्केट में लेट आपने बनाया, ये कंबाइंड मार्केट है, तो यहाँ से आप चीज़ दो में डिवाइड करके सेल कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो हमने कुछ शराइत पढ़ी हैं इसकी, ज़ाहिर है कि उसको मोनोपोलिस्ट होना चाहिए, मार्केट को सेपरेट रखना चाहिए। उसके बाद अदर्स कंडीशंस हैं तो वो भी देखिएगा जो भी इसके हैं। जी आगे चलते हैं हम। आगे है थ्योरी ऑफ रेंट, द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट विद डायग्राम। तो सबसे पहले है एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी की कि जनाब ये कौन सी क्या थ्योरी है। तो ये भी आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ तो डेविड रिकार्डो इकोनॉमिस्ट है, उसने रेंट के ऊपर एक थ्योरी दी। जैसे अपनी इसकी डेफिनेशन देखें तो वे है दैट पोर्शन ऑफ द produce of the earth which is paid, the portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible power of the soil। यानी आप जो हैं प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो आप पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, ज़मीन की जो सलाहियतें हैं जो इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, जो ख़त्म होने वाली नहीं हैं, उन सलाहियतों के अगेंस्ट जो उसको आप पैदावार का कुछ हिस्सा पे करते हैं,
उसको हम रेंट कहते हैं। अब इसके अजम्पशन जो हैं वो क्या हैं? द रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। इसका अजम्पशन जो है, रेंट ऑफ द लैंड अराइजेज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी और सिचुएशन ऑफ द डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड। It arises owing to the original and indestructible power of the soil। वो कहते हैं कि जो रेंट है ज़मीनों का वो फर्टिलिटी की बुनियाद के ऊपर जो है ना उसका वो डिसाइड होता है जो रेंट है, और आपको फर्टिलिटी का पता होता है उसका। ये assumption है। Ricardo assumed the operation of the law of diminishing marginal return in case of cultivation of land। तो law जो है diminishing return है। अच्छा, उसके बाद जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का आपको पता ही है कि अगर इनपुट आप लगाते हैं तो उसके इनपुट की प्रोपोर्शन से कम प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन में इजाफा होता है। रिकार्डो लुक्स एट द सप्लाई ऑफ लैंड व्हेन द फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल जी। और लास्ट इसका assumption, the Ricardian theory, it is assumed that land being a gift of nature has no supply price and no cost of production. So rent is not a part of cost, and being so it does not and cannot enter into cost and price। तो ये भी assumption है जिसमें वो कह रहा है कि ये cost और price में शामिल नहीं होगा। ये बाद में इस पर आप तनकीद जब करेंगे तो इन्हीं assumption को आप जो है, it is not the part of cost and not the part of price। reasons जो है for existence of rent। अब reason क्या है? scarcity, यानी Ricardo assumed that land had only one use, to grow corn। this means that the supply was fixed। तो यहाँ पे वो जो है hence the price of land was totally determined by the demand for land। यहाँ देखें वो ये जो बात कर रहा है कि demand for land जो है, in other words all the price of factor production in perfectly inelastic supply is economic rent, it has no transfer earning। तो demand for land जो है price जो है of land is only determined by the demand of land। और जबकि मॉडर्न थ्योरी इसी के ऊपर करेगी, यानी इसके ऊपर ही वो क्रिटिसिज्म करेगी। ये देखें, दिस इज सप्लाई फिक्स है, तो डिमांड डिसाइड कर रही है कि जो उसकी प्राइस क्या होगी। अगर डिमांड शिफ्ट कर जाती है ऊपर तो लैंड की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर ये ऊपर से नीचे शिफ्ट करती है तो कम हो जाएगी। यानी डिमांड जो है इज मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी दिस इज कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल रेंट। एक ज़मीन है फर्स्ट ए ग्रेड की, ये सेकंड ग्रेड की है, थर्ड ग्रेड की और फोर्थ ग्रेड की। इस ज़मीन की पैदावार है 40 kg, 30 kg, 20 kg और 15 kg। जो चीज़ की प्राइस है, परफेक्ट कंपटीशन है गुड्स मार्केट में भी, उस चीज़ की प्राइस है 5 रुपये। तो जब 40 kg को केजी प्रोड्यूस किया जाएगा 5 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर किलोग्राम आप जब प्रोड्यूस करेंगे तो ज़ाहिर वो 200 रुपये की प्रोडक्शन हुई। इस तरह से अगर 30 kg प्रोड्यूस किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 5 रुपये पर केजी, तो ये 150। इस तरह से 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसने ये भी कहा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है, तो लिहाजा जो है 100 रुपया जो है उसका कॉस्ट रहेगी सबकी।
तो इस सब की कॉस्ट 100, यहाँ भी आप 100 लिखेंगे, यहाँ भी 100 और इधर भी 100 लिखेंगे। रेंट इज 100। अब ये कैसे हुआ, देखिए रेंट कैसे आपने निकाला, 200 की ये उसने प्रोडक्शन की, 100 कॉस्ट थी, तो प्रोडक्शन माइनस या रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू रेंट। 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100, 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, और 75 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 25। अब देखें जी, ये जो ज़मीन आई है जहाँ पे नील लिखा हुआ है या ज़ीरो है, देखें कॉस्ट और प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रेवेन्यू प्रोडक्शन, यदि कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो इक्वल हैं तो कोई रेंट नहीं है। तो ये दिस इज़ मार्जिनल लैंड या नो रेंट लैंड, दिस इज़ मार्जिनल लैंड और नो रेंट लैंड। और ये जो ऊपर वाली है जिसका 50 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है, ये दोनों ज़मीन जो हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाली, दिस इज़ अबव मार्जिनल लैंड। और ये जो -25 है, दिस इज़ बिलो मार्जिनल लैंड। तो मार्जिनल लैंड वो होती है या नो रेंट वो लैंड होती है जहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो इक्वल होते हैं। जहाँ प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट के बराबर है तो वो उस ज़मीन को आप कहते हैं नो रेंट लैंड। अच्छा, अब इसको आप डायग्राम में ज़ाहिर करेंगे। तो देखें दिस इज़ टोटल प्रोडक्शन और नीचे आपने ए डी जी जे और ये आपके पास ज़मीनें हैं, लेट ए ग्रेड की ज़मीन है, बी की है, सी की है। तो आप देखें यहाँ पे कि अगर ये दिस इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब के लिए सेम है, वो जो हमने 100 लिया दिस इज़ 100, सब के लिए सेम, लेट। और उसके बाद जो है बाकी देखें, लेट ये 100 है और प्रोडक्शन जो है ये देखें, बाकी जो प्रोडक्शन है ना, ये वाली प्रोडक्शन तो उसकी ये बनेगी ए से लेके बी तक, ए बी सी डी, इसमें ये सारा प्रोडक्शन का हिस्सा है पूरी रेक्टेंगल। फिर उस रेक्टेंगल में से ये कॉस्ट हो गया जो उसने माइनस कर दिया, बाकी जो शेडेड एरिया है दिस इज रेंट। टोटल प्रोडक्शन ए से ए बी सी डी, इसमें से कॉस्ट निकालें ए के आई डी। तो जब आपने प्रोडक्शन टोटल में से कॉस्ट निकाल दी तो आपके पास जो रेंट बचा है वो है बी सी के आई, दिस इज रेंट। अच्छा, उसके बाद जो है जब सेकंड जो ज़मीन है उसका रेंट निकालना है तो प्रोडक्शन है डी ई एफ जी और उसमें कॉस्ट है डी आई एच जी, तो रेंट आपके पास बचा ई एफ आई एच। तीसरे ग्रेड की जो ज़मीन है, अब देखें उसमें जो प्रोडक्शन है वो है जी एच के जे, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट भी इतनी है, तो प्रोडक्शन भी इतनी और कॉस्ट भी इतनी, तो इसको आप कहते हैं फिर दिस इज़ नो रेंट लैंड, दिस इज़ मार्जिनल लैंड या नो रेंट लैंड। उसके बाद जो है, उसके बाद हम जा रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। अब देखें उस पर जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म उसमें ये आएगा कि जनाब आपने डिमांड जो है उसका कह दिया, तो ऐसे नहीं होता, बल्कि बात ये है कि देखें दोनों फैक्टर जो है वो काम करते हैं। अब देखें ये डायग्राम आपको बताएगी कि दोनों फैक्टर कैसे काम करते हैं। देखिए अगर सप्लाई फिक्स है, सप्लाई फिक्स है तो रेंट लेट के डी सप्लाई वर्टिकल, दिस इज डी, और ये जहाँ पे दोनों का इक्विलिब्रियम हुआ है वहाँ पे रेंट आपके पास आ गया, आर इज द रेंट व्हेन सप्लाई इज फिक्स्ड। तो रोल ऑफ डिमांड आप देख लें, अब जब ऊपर डिमांड शिफ्ट करेगी तो रेंट बढ़ गया आर प्राइम,
और जब ई से नीचे वो शिफ्ट करेगा तो ज़ाहिर है आर डबल प्राइम, और जब बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी तो दिस वुड बी नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जो है रेंट के ऊपर जो है वो डिमांड का इफेक्ट है। जब सप्लाई फिक्स है तो रोल ऑफ डिमांड, देखिए ये वाली डायग्राम जो है रोल ऑफ जो है ऐसे फैक्टर का जिसकी सप्लाई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे सप्लाई भी है और डिमांड भी है, दोनों का रोल यहाँ पे, जहाँ पे सप्लाई डिमांड इक्वल होएगी वहाँ पे जो है वो रेंट जो है वो उसका डिसीजन होएगा। लेट सप्लाई जो है अगर ये हॉरिजॉन्टल है यानी बेशुमार सप्लाई बढ़ रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर ये होगा कि जहाँ पे डिमांड जो है वो सप्लाई को कट करेगी, वही बात जो मॉडर्न थ्योरी कह रही है, मॉडर्न थ्योरी यही कह रही है और इसकी सुपीरियरिटी यही है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट की, कि इसमें वो दोनों का रोल जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है कि दोनों का रोल है, सप्लाई का भी रोल है और डिमांड का भी रोल है। यानी आपने 3 केस देखे कि सप्लाई जब जो है वो हॉरिजॉन्टल है यानी बहुत ज़्यादा सप्लाई इसकी है, डिमांड जो है वो अकेली जो है वो अकेली जैसे वो डिसाइड कर रहा था पिछले थ्योरी में, मॉडर्न थ्योरी ने उसके ऊपर यही वाला क्रिटिसिज्म किया है कि डिमांड इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, बल्कि सप्लाई भी उसकी, ये तीनों डायग्राम जो है यही बता रही हैं कि सप्लाई फिक्स है तो डिमांड और सप्लाई अगर उसकी आ रही है यानी उसकी पॉजिटिवली स्लोप्ड है, यहाँ पे देखें सप्लाई फिक्स थी, यहाँ सप्लाई चेंज हो रही है पॉजिटिव स्लोप्ड है, और यहाँ पे सप्लाई की बहुत ज़्यादा यानी इन्फिनिटी है उसकी इलास्टिसिटी कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और this is last diagram which is explaining the role of both factor demand and supply। तो डिमांड और सप्लाई देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि जनाब ये वाली जो डायग्राम है सप्लाई वाली, तो यहाँ पे जो जहाँ पे ई पॉइंट है दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट और आर इज द पॉइंट वेयर डिमांड इज इंटरसेक्टिंग सप्लाई विल बी द डिसीजन पॉइंट ऑफ रेंट। तो आर इज द पॉइंट, आर इज द रेंट ऑफ any land which is going to be rented। तो इसके ऊपर जो S से ऊपर सप्लाई वाली जो लाइन है और S से R तक जो शेडेड एरिया है, दैट शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंटिंग प्रोड्यूसर सरप्लस, और उसके बाद जो डिमांड के नीचे है R तक दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। हम पढ़ चुके हैं कंज्यूमर सरप्लस के जो प्राइस गिवन है और जो प्राइस आप पे करने जा रहे थे, जो विलिंग थे, उस प्राइस का जो डिफरेंस विच इज़ विलिंग टू पे एंड एक्चुअली पेमेंट, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, and the difference of price which is being charged and the willing of this producer and the price of the willingness and price at which the producer shows its willingness is S, and the difference between R and S, the difference, this R is the price is being charged and S is the price at which producers show its willingness. So the difference between R and S is representing producer surplus. So this is all about rent